मृदा का वर्गीकरण, यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मृदा का वर्गीकरण यानी कि मृदा का जो बंटवारा किया गया है या मृदा का जो प्रकार है वह कितने प्रकार के हैं। तो दो आधारों पर इनका प्रकार या वर्गीकरण किया गया है। एक है आयु के आधार पर, देखो रुक जाओ गड़बड़ हो गया। मृदा का वर्गीकरण अभी पढ़ा रहे हैं हम, जलोढ़ मृदा का सीधे आ गए। देखो मृदा का वर्गीकरण जो किया गया है वो कई आधारों पर किया गया है। उसमें क्या है, रंग है, आयु है, कणों का आकार है, ठीक है, ठीक, और रासायनिक संरचना, ये सभी तत्वों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। रासायनिक संरचना हो गया, ठीक है। इस आधार पे हम भारत की मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ना है, विश्व की मृदा का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, भारत का पढ़ना है। तो इस आधार पर भारत की मृदाओं को 7 भागों में या 6 भागों में बांटा गया। इसमें 6 ही है तो 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, वन मृदा, वन व पर्वतीय मृदा भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। वन तथा पर्वतीय मृदा। दूसरे नंबर पे है जलोढ़ मृदा। तीसरे नंबर पे है काली मृदा, ठीक है। चौथा है लाल व पीली। कितना हो गया, 4। पांचवा है लेटेराइट मृदा, ठीक है। और छठवां है मरुस्थलीय मृदा या इसी को शुष्क मृदा कहेंगे, ठीक है। शुष्क मृदा। देखो मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है उसके रासायनिक गुण, संरचना, आयु के आधार पर, कणों के आधार पर किया गया है। अगर इस हिसाब से हम भारत की मृदाओं को बांटते हैं तो वह कुल 6 प्रकार की मृदाएं हैं, ठीक है, जो हमको कक्षा 10 में पढ़ना है। तो पहली मृदा उत्तर से दक्षिण की ओर हम आएंगे तो सबसे ऊपर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर्वतीय मृदा एवं वहाँ जंगलों का विस्तार है, तो वन मृदा या पर्वतीय मृदा इसको कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो जलोढ़ मृदा, उसके नीचे आएंगे तो लाल एवं पीली मृदा, फिर काली मृदा, फिर उस लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा, ठीक है। शुष्क मृदा का विस्तार शुष्क क्षेत्रों में होगा या मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगा, तो शुष्क मृदा को मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। और भारत का जो मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल किस राज्य में है, राजस्थान। तो ये इस प्रकार की मृदा राजस्थान में पाई जाएगी, ठीक है। अब हम एक एक मृदाओं को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक मिट्टियों को विस्तार से पढ़ेंगे। अब समझ गए ना, 6 है। अब विस्तार से देखते हैं। पहला, सबसे पहले जलोढ़ मृदा देखते हैं, ठीक है। और जलोढ़ क्यों देखते हैं भी जान लो, क्योंकि ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर है, इसलिए सबसे पहले जलोढ़ मृदा देखते हैं, ठीक है। देखो कोई भी मृदा पढ़ेंगे, चाहे जलोढ़ हो, चाहे काली हो, पीली हो, लाल हो, कोई भी मृदा, उसमें हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे कि यह मृदा क्या है, ठीक है, जो भी तत्व है क्या है, या क्यों है, या कैसे बना, इसी को कह सकते हैं, इसका कारण, ठीक है, कैसे बना। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा इसके प्रकार, ठीक है, चौथा इसकी विशेषता, ठीक है। प्रकार से पहले इसका विस्तार भी देख लेते हैं। चलो प्रकार हो गया, अब इसका चौथे पे रख लेते हैं विस्तार, ठीक है, मतलब विस्तार वाले क्षेत्र। और 5वें पे रख लेंगे विशेषता। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा पढ़ रहे हैं, तो जलोढ़ मृदा क्या है, ठीक है। तो यह एक प्रकार की उपजाऊ मृदा है, ठीक, जिसका विस्तार
भारत सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, परिभाषा हो गई। अगर पूछेगा जलोढ़ मृदा क्या है, तो जलोढ़ मृदा में थोड़ा सा परिचय, फिर कैसे बना, वही उसकी परिभाषा हो जाएगी। या सीधे सीधे कह सकते हैं जल द्वारा निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा। जलोढ़ में देखो जल शब्द आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कैसा जल है? बहता हुआ जल। बहता हुआ जल का मतलब नदी वैसे, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है, देखो क्यों कैसे हुआ है, तो नदियों द्वारा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदाओं का निर्माण हुआ है, ये उत्तर भारत में जितने जलोढ़ मृदाओं का निर्माण हुआ है उसमें 3 नदियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी? गंगा, कक्षा 9 पढ़ाए थे ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो भी सही हो याद कर लेना सीक्वेंस में, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु, या सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। इन नदियों की वजह से क्या हुआ था, थोड़ा सा 9 वाला रिपीट कर लेते हैं। हिमालय पर्वत बना था। हिमालय पर्वत के पास जब प्लेटें टकराई थी तो यहाँ एक भ्रंश बन गया था, या गर्त बन गया था, या खाई बन गई थी, ठीक है। जिसमें ये नदियाँ, मान लो ये नदी निकल के आ रही है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उस गर्त को या गड्ढे को धीरे धीरे पाटती थी, अपने साथ लाए गए कीचड़ और मलबों के द्वारा। उसी से जो मृदा बनी है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसलिए उत्तर भारत का पूरा मैदान जो बना हुआ है वो जलोढ़ मृदा से बना है। और किस नदी तंत्र द्वारा बना है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। समझ में आया इतना कि इसका कारण क्या है या कैसे बना? अब देखो जलोढ़ मृदा के प्रकार, देखो क्या हो गया, क्यों हो गया, अब प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा के प्रकार देख लो। देखो जलोढ़ मृदा को 2 आधारों पर बांट सकते हैं। एक है आयु के आधार पर और दूसरा कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर, ठीक है। आयु के आधार पर बांटेंगे तो ये 2 प्रकार की होंगी। एक होगा बांगर और दूसरा खादर। 9 में पढ़ाए थे ना। और देखो इसमें एक हो जाएगा भावर और दूसरा तराई, ठीक है, याद है, समझ में आया। अब देखो भावर मृदा का विस्तार कहाँ है? हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में, जहाँ से हिमालय पर्वत शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, जहाँ से हिमालय पर्वत, तो सबसे आखिरी चोटी, जो सबसे आखिरी श्रृंखला है इसकी, ये शिवालिक। और शिवालिक के बगल में बड़े बड़े पत्थरों का विस्तार पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, कक्षा 9 में बताया गया था, ठीक है। तो बड़े बड़े जो पत्थरों का विस्तार वाला मैदान पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? भावर मृदा, ठीक है। और भावर के दक्षिण में कुछ महीन कण वाले मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को क्या कहा जाता है? तराई मृदा। यानी कि भावर में मोटे मोटे या बड़े बड़े पत्थरों का या बड़े बड़े कणों वाले मैदान हैं, और तराई महीन कणों वाला मैदान है। और दोनों कहाँ पाया जा रहा है? पर्वत की तलहटी पर, ठीक है। समझ में आया? ध्यान नहीं रखना, अभी पूछेंगे। अब देखो बांगर मृदा क्या है? तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है इसी को बांगर मृदा कहते हैं। और जो नई जलोढ़ मृदा है इसको हम खादर मृदा कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ से नदी निकलेगी उस साइड में जहाँ से नदी का उद्गम होता है, तो जैसे मान लो नहीं बनाते, देखो जहाँ से नदी का उद्गम होगा, अब मान लो नदी इधर से आ रही है, इस झील में गिरेगी, तो जिस साइड से गिरना शुरू करेगी पहले इसी को पाटेगा कि नहीं? मान लो इसको पाटने में 200 साल लगा, ठीक है। तो इधर से पाटना शुरू किया होगा तो इधर पुराना होगा कि नहीं? और सबसे आखिरी में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नई मृदा आती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब नदी जहाँ से उद्गम होता है
उस साइड में पुरानी मृदा होगी और जैसे जैसे समुद्र के पास जाते जाएंगे नई मृदा होगी, ठीक है। या मान लो कोई नदी है ऐसे बह रही है, तो नदी से दूरी बढ़ने के साथ पुरानी मृदा मिलेगी। जैसे नदी के पास जो मृदा रहेगी ये नई मृदा रहेगी कि नहीं, हर साल बाढ़ आ रहा है, और हो सकता है नदी पहले इस क्षेत्र में बहती हो तो उधर पुरानी मृदा, यानी नदी घाटी से दूर जाने पर पुरानी मृदा का विस्तार पाया जाएगा। और नदी के मुहाने से, मुहाना मतलब जहाँ समुद्र में गिरता है, वहाँ से भी दूर जाने पर पुरानी मृदा का विस्तार पाया जाएगा या बांगर मृदा का विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कक्षा 9 में ही बता दिए बांगर खादर कहाँ पाया जाता है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खादर कहाँ पाया जाता है, बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। समझ में आया इतना? एक बार और, हाँ एक बार और देख लो। देखो ये मान लो झील है या यहाँ पे गिरती है समुद्र में, ठीक है। तो ये हो गया इसका मुहाना। मुहाने से जब हम पीछे जाएंगे तो यहाँ बांगर मृदा पाई जाएगी या पुरानी जलोढ़ पाई जाएगी, और मुहाने के पास क्या पाया जाएगा, नई मृदा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, खादर। या नदी की घाटी है, ये मान लो नदी बह रही है, तो नदी से घाटी से सटे आसपास वाला क्षेत्र खादर मृदा पाई जाएगी, जहाँ हर साल बाढ़ आता है, और जब दूरी बढ़ते जाएगी तो पुरानी जलोढ़ पाई जाएगी, इसी को हम बांगर भी कह सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। भावर मृदा, तराई मृदा समझ में आई। ये कहाँ तक हो गया हम लोगों का प्रकार हो गया ना। अब विस्तार देखते हैं। तो विस्तार के लिए किताब में चित्र बना हुआ है, वहीं से उठाएंगे। यहाँ हम थोड़ा उसी तरह का मैप बनाते हैं, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है हिमालय पर्वत वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ जो मृदा पाई जाएगी, कौन सी मृदा पाई जाएगी, वन एवं पर्वतीय मृदा। पर्वत है ना। अब हिमालय के दक्षिण में भ्रंश बना था और वही भ्रंश बाद में पट गया कि नहीं, ये वाला भाग, यही क्या है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। और देखो यही से एक सकरे गलियारे की तरह पतला हो जाएगा। ये कौन, जो ये कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा को ऐसे डाट डाट दिखाते हैं, ठीक है। ये डाट डाट वाला मृदा जो है जलोढ़ मृदा है, और ये राजस्थान होते हुए गुजरात के कुछ क्षेत्रों तक पाया जाएगा। ठीक है। ये जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कहाँ पे है, उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब पाया जाएगा। ठीक। और राजस्थान में थोड़ा सा क्षेत्र और गुजरात का कुछ भाग जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। ठीक है। जल द्वारा निर्मित मृदा है। तो उत्तर भारत के जो मृदा पाई जाएगी, यहीं से एक नदी निकलती है, इधर होके आती है, एक नदी यहाँ से यहाँ जाती है, और एक नदी यहाँ से होके यहाँ जाती है। ठीक है। ये नदी है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। और जो उत्तर प्रदेश बिहार से होके जा रही है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी। बलिया से जा रही है ना। ठीक है, गंगा नदी हो गया। तो इन तीनों नदियों की वजह से उत्तर भारत के मैदान का पूरा निर्माण हुआ है, और ये जल द्वारा निर्मित है, तो जलोढ़ मृदा। समझ में आया। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी नदियाँ बह रही हैं कि नहीं। तो इसका जो तटीय वाला क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र या पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा, चित्र में देखो अपने मैप में, देखो हरा हरा पूरा मैदान बना होगा, हरे रंग का बना है ना। तो ये जो हरे रंग का मैदान है यही जलोढ़ मृदा है। तो विस्तार समझ में आ गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक, और इधर असम में, और यहाँ दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, राजस्थान से एक सकरे गलियारे के होते हुए गुजरात तक इसका विस्तार पाया जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आया। मैप में अभी पूछेंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ेगा। ठीक है। और देखो
अब इसकी कुछ विशेषता देख लो। अब ये मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पांचों प्रकार हो गया। अब विशेषता इसकी देखते हैं। तो विशेषता क्या है? जो आसपास दिख रही है सबसे बड़ी विशेषता तो वही है। क्या है ये? उपजाऊ मृदा है कि नहीं, या इसे ही भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। उपजाऊ मृदा है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब कृषि किसकी होती है? गेहूँ, गन्ना, धान और जो जो फसल तुमको दिखता है अपने आसपास वो सब याद रख लेना, ठीक है। अरहर, तिल सब होता है ना अपने साइड में, तो ये सब हो गया। दूसरा मतलब दूसरे में हो गया फसल, याद रखना है कौन कौन से अभी पूछेंगे इसी में से। तीसरी विशेषता क्या है इसका? इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है, ठीक है। और देखो और क्या हो गया? सूखे वाले क्षेत्र में जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे यह मृदा क्षारीय होती है। अभी 2 लाइन में बता दे रहे हैं क्षारीय और अम्लीय और क्षारीय मृदा में क्या अंतर है, इसका उपाय कैसे है, ठीक है। तो क्षारीय होती है सूखे वाले क्षेत्र में, कैल्शियम पाया जाता है। ये बात में अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। ये मृदा संरक्षण वाला पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गई इसकी विशेषता, प्रकार हो गया, विस्तार हो गया, कैसे बनी है, क्या है, ये सब हो गया ना, ठीक। अब क्वेश्चन बनेगा इसी पे। तो वो अम्लीय और क्षारीय मृदा थोड़ा सा समझा देते हैं, याद आ गया ना, छूट जाएगा। अब देखो अम्लीय मृदा और एक होता है क्षारीय मृदा, ठीक है। अम्लीय मृदा में क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। और क्षारीय मृदा में क्षार होगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम जैसे पदार्थ या चूना आ जाएगा तो किसी मृदा में अगर चूने का अगर मात्रा अधिक हो गई तो वह क्षारीय मृदा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अम्लीय तत्वों की मात्रा अगर बढ़ गई तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। जैसे मृदा अम्लीय होने का एक उदाहरण देख लो। जैसे कोई फसल है काट के रखे हो, या खेत में ही कोई फसल है, बारिश आए और भीग के उसी में सड़ जाए और वह पानी उसी में कई दिन तक रुका रह जाए, ठीक है। एकदम पानी हरा हरा दिखने लगे, पानी बदबू करने लगता है कि नहीं होता है। तो यहाँ जो मृदा होगी वह अम्लीय मृदा होगी, ठीक है। और क्षारीय मृदा अभी को बताएं शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है कि नहीं, अभी लिखवाए ना जलोढ़ मृदा में। तो जो शुष्क क्षेत्र है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के आसपास वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र, वहाँ क्षारीय मृदा पाई जाती है। उसमें कैल्शियम की अधिकता होती है या चूने की अधिकता होती है। अब इसका उपाय क्या है? देखो न्यूट्रल जब कोई चीज़ होगी तो उसका पीएच होता है कितना? 7, ठीक है। तो अम्लीय मृदा है तो पीएच 7 से कम, और क्षारीय मृदा है तो पीएच 7 से अधिक, ठीक है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर पीएच 7 से अधिक है तो क्षारीय मृदा का उपाय है इसमें जिप्सम मिला दो, ठीक है। जिप्सम मिला देते हैं तो ये इसका पीएच घट के 7 के आसपास आ जाएगा। और इसमें अम्लीय चीज़ है तो इसमें क्षार मिलाना है तो इसमें चूना मिला दो, ठीक है। यह उपाय वाला जो प्रश्न है ये कम से कम 10 बार पूछा होगा। पीसीएस ऊसीएस कोई एग्जाम बचा नहीं है कि अम्लीय मृदा का उपचार करने के लिए क्या मिलाएंगे? चूना और जिप्सम दोनों रहेगा, ठीक है। तो उसमें से अपने हिसाब से समझ के लगाना है।